फेशियल एस्थेटिक्स की हम बात करें तो मुझे कुछ ऐसा लगता है ये नया नाम है मेडिकल फील्ड में, तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। क्या स्पेसिफिक फील्ड है ये मेडिकल साइंस में? तो फेशियल एस्थेटिक्स एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का वो वाला फील्ड है जिसमें हम लोगों को यंगर बनाते हैं ग्रेट। और ब्यूटीफुल बनाते हैं। यूथ में आजकल हम देख रहे हैं, अभी आपने एंटी एजिंग की बात करी, ये बहुत जल्दी एंटी एजिंग वाली जो सिचुएशन है जल्दी आने लगी है, इसका क्या कारण मानते हैं? यूथ में अगर हम बात करें तो आज की डेट में 5S जो हैं, अगर कोई बच्चा याद रखेगा तो वो एजिंग को बहुत जल्दी डिफाई कर सकता है। लोगों को कैसे ये सोशल मीडिया इफेक्ट करता है? सोशल मीडिया में कहूँगी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी करता है हमारा इन्फ्लुएंस और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी करता है। जी, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। सुंदर और आकर्षक चेहरा जो है, सबसे पहली इंट्रोडक्शन होती है हर इंसान की। तो आपके चेहरे को नूर देने के लिए जो आज की हमारी मेहमान हैं लाइव टॉक्स विद समीर के इस एपिसोड की, वो हैं डॉक्टर मृदु मिगलानी, जो फेशियल एस्थेटिक्स एंड डेंटिस्ट्री की डॉक्टर हैं और अपना सेंटर रन करती हैं एई ब्लॉक शालीमार बाग में स्माइलिंग फेसिस के नाम से। तो मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगा डॉक्टर मृदु मिगलानी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप लोग आते हैं और हमारे दर्शकों को गाइड करते हैं, तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन होती है। प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे फेशियल एस्थेटिक्स की हम बात करें तो मुझे कुछ ऐसा लगता है ये नया नाम है मेडिकल फील्ड में, तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। क्या स्पेसिफिक फील्ड है ये मेडिकल साइंस में? तो फेशियल एस्थेटिक्स एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का वो वाला फील्ड है जिसमें हम लोगों को यंगर बनाते हैं ग्रेट। और ब्यूटीफुल बनाते हैं। और बहुत सिर्फ एक सैलून जैसा प्रोसीजर नहीं है, ये एक मेडिकल फील्ड है जिसके अंदर हमें स्किन की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करके, जैसे स्किन है, फैट पैड है, मसल्स हैं, बोन है, तो उन सारी लेयर्स को स्टडी करके हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसको हम फेशियल एस्थेटिक्स बोलते हैं। ओके जी, ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे फेशियल एस्थेटिक्स की बात हम करें तो इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट या कौन कौन से ट्रीटमेंट जो जनरली फेमस हैं, जो चलते हैं? इसमें बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे आपने बोटॉक्स सुना होगा, फिलर सुने होंगे, आजकल प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है, एक्सोसोम्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हमें और यंगर बनाने में हेल्प करती हैं। जी। तो मैं ये चाहूँगा, जैसे आपने कुछ थेरेपीज़ का नाम लिया, बोटॉक्स, पीआरपी, तो ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हमारे दर्शकों को गाइड करें। ये कैसे होते हैं ये प्रोसीजर्स और क्या बेनिफिट्स होते हैं इनके? तो बोटॉक्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से मिला गया है। वैसे टॉक्सिन बोला जाता है, बट एक्चुअली जब हम इसको मसल्स में डालते हैं तो ये मसल्स को रिलैक्स करता है। जैसे हमारे रिंकल्स आ रहे हैं, जैसे मैं आईब्रोज रेज कर रही हूँ तो मेरे रिंकल्स आ रहे हैं, तो जो भी रिंकल्स ऑन एक्शन आते हैं उनको हम बोटॉक्स से ट्रीट करते हैं। बहुत माइनर इसके इंजेक्शंस लगते हैं। और सिमिलरली फिलर्स होते हैं। फिलर मतलब आपकी जहाँ पे एक स्टैटिक लाइन होगी है, जैसे अंडर आई आ गया है, ये वाले फोल्ड्स आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने एक जेल की तरह फिलिंग कर देनी है, तो वो लाइन को फिल कर देगा। तो और धीरे धीरे जो लाइंस जब फिलअप होती हैं तो हमें और लिफ्टेड अपीयरेंस दिखती है, हमें और यंगर अपीयरेंस दिखती है, तो हमें अच्छा लगता है वो। इसी तरह जीएफसी है, पीआरपी है, जो हमारे अपने ब्लड के प्लाज्मा से ही बनता है जी, तो वो भी हमारी स्किन को जाके रीजनरेट करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो फेशियल एस्थेटिक्स के अंदर आते हैं। ओके। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि अंडर आई हो गया, या ये जो इंजेक्शंस हैं या जो छोटे इंजेक्शंस आप बता रहे हैं, ये क्या पर्टिकुलर उसी साइट पे ही यूज़ किए जाते हैं? हाँ, डेफिनेटली ये लोकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हमें नीडेड है सिर्फ वहीं पे ही लगाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। एक आजकल अगर हम बात करें तो बहुत सुनने में आता है हाइलोन्यूरिक एसिड, तो वो भी इसी का ही एक पार्ट है। हाइलोरोनिक एसिड एक समझ लो रीजनरेटिव मॉलिक्यूल है जो हमारी स्किन के अंदर रहता है, हमारी आईज के अंदर होता है, हमारे घुटनों के अंदर होता है, लेकिन वो धीरे धीरे एज के साथ कम हो जाता है, तो उसको हमें रिप्लेनिश करना होता है। और जो हम फिलर्स यूज करते हैं यूजुअली वो हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, तो वही हाइलोरोनिक एसिड होता है, वो हम अंदर स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट बन जाता है जो हमारी कोलेजन को फर्म करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन को और फर्मर एंड यूथफुल बनाता है। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, जैसे आप इससे की बात कर रहे हैं हाइलोनिरिक एसिड की, तो ये इसको हमें बार बार करवाना पड़ता है या एक बार ये वन टाइम ट्रीटमेंट है? ये नहीं, वन टाइम कुछ भी नहीं होता। इवन आप मेकअप भी अप्लाई करते हैं तो वो भी वन टाइम नहीं होता। तो इसमें हाइलोरोनिक एसिड में वैरायटीज होती हैं। जो सॉफ्टर फिलर होता है वो 6 से 7 महीने चलता है, जो थोड़ा मीडियम होता है वो 8-9 महीने तक चलता है, जो और स्टिफ होता है वो 1 साल 1.5 साल तक चलता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कंसिस्टेंसी वाला यूज कर रहे हो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ये फेशियल एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट हैं ये रेकरिंग है,
मतलब Yes. टाइम टू टाइम आपको Yes, there लेने is ही nothing permanent, including us. Also, we are also not permanent. ये तो बिल्कुल है, ये प्राकृतिक, बिल्कुल उसमें तो क्या ही परमानेंट हो सकता है और किसी भी Right. चीज़ की क्या ही गारंटी हो सकती है। तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं क्या? साइड इफ़ेक्ट अगर हम माने तो बहुत लोकल साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपने इंजेक्शन लगाया तो कहीं पे ब्रूज़ हो गया, हल्का सा नीला पड़ गया, या एक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होगा कि जैसे अगर हमने बोटॉक्स लगाया तो बोटॉक्स ठीक मसल में नहीं लगाया, तो वो ठीक मसल में ना लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, जैसे लिप ड्रूप कर सकता है, आईब्रो ड्रूप कर सकती है, ओके, बट इफ़ यू आर इन सेफ हैंड्स देन देयर इज़ नो मतलब इसी प्रॉब्लम। में जो है एक्सपर्टीज़ की बात। एक्सपर्टीज है आपकी हाँ। ट्रेनिंग, डॉक्टर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है मतलब आप कहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं ये बहुत मैटर डेफिनेटली करता है। डेफिनेटली। आजकल तो इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ का भी रोज़ सुनने में आता है कि ये सेलिब्रिटी वो ट्रीटमेंट ले रही हैं, वो ले रहे हैं। तो क्या ये भी यही जो आप ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, यही सब ट्रीटमेंट्स लेती हैं सेलिब्रिटीज़, और किस वजह से लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने। तो सेलिब्रिटीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं वो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ओके, तो उनको बहुत सारी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए। उनका वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है, उनकी Okay. डाइट बहुत अच्छी रहती है, प्लस वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स रेगुलर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आज उनको कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो आज आपने ट्रीटमेंट कराया, कल वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ऐसा कभी ऐसा नहीं होता। सो इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। येस, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, धीरे 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 ओवर द टाइम पीरियड आपको एक सटल अच्छा चेंज नज़र आता है। आता है ना। यूथ में आजकल हम देख रहे हैं, अभी आपने एंटी एजिंग की बात करी, ये बहुत जल्दी एंटी एजिंग वाली जो सिचुएशन है जल्दी आने लगी है, इसका क्या कारण मानते हैं? यूथ में अगर हम बात करें तो आज की डेट में 5S जो हैं, अगर कोई बच्चा याद रखेगा तो वो एजिंग को बहुत जल्दी डिफाई कर सकता है। जी, तो सबसे पहले जैसे आप समझो कि स्ट्रेस, बच्चों में इतना स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस इतना लेते हैं, सोशल मीडिया के कारण उनका और भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिजिकल स्ट्रेस भी कई बार बच्चों को इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भी हमें एजिंग की तरफ लेके जा रहा है। जी, सेकेंडली, जो आजकल बच्चे हैं वो शुगर इतनी ले रहे हैं अपनी डाइट में कि उनकी जो डाइट है जंक फूड वाली डाइट है, रिफाइंड शुगर्स हैं उसमें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो बिल्कुल। आपकी स्किन को अगेन एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। थर्डली, डाइट की बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल भी उनसे छूटा नहीं है, नहीं छूटा। तो स्मोकिंग और अल्कोहल की तरफ भी बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा। जा रहे हैं। प्लस जो उनका स्किन केयर है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि वो नहीं हमारी करते। दादी ने किया, नानी ने किया, हमें वहाँ से भी बहुत मिला है, तो हम अपनी स्किन का हमेशा हमने ध्यान रखा है। लेकिन वो बच्चे स्किन की केयर को एक डिफरेंट समझते हैं कि हाँ स्किन की केयर हो जाएगी, ठीक है, कोई हो बात जाएगी, नहीं, हाँ। वो उसको प्राइमरी नहीं Primary, मानते हैं, दैट ठीक इज है। सेकेंडरी फॉर देम। फोकस्ड नहीं है बिल्कुल बिल्कुल भी फोकस नहीं है। और पांचवा इसमें बोलूँगी कि आजकल के बच्चों का स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब है, वो किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम जाग रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम। तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद उनका बायोलॉजिकल साइकिल भी बिगड़ता है, जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती हैं। आती है। आप ही की बातों से मैंने 2 प्रश्न और मेरे दिमाग में आए हैं। जैसे सोशल मीडिया, आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा, सोशल मीडिया का क्या रोल है फेशियल एस्थेटिक्स के, अगर मैं ट्रीटमेंट्स की बात करूँ, तो लोगों को कैसे ये सोशल मीडिया इफ़ेक्ट करता है? सोशल मीडिया में कहूँगी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी करता है हमारा इन्फ्लुएंस, और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी करता है। जी, पॉजिटिव में इस तरह है कि लोग जब हमारे पास आते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनको पता है कि मेरे को बोटॉक्स चाहिए या मुझे फिलर चाहिए। तो पहले हमारे टाइम में लोगों को बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड नहीं लिफ्टिंग मालूम। पता ही नहीं होता नहीं था। मालूम होता। तो अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हमें पेशेंट को समझाने वाला काम बहुत आसान हो आसान गया हो है। वो क्योंकि इतने सेलिब्रिटीज ने प्रमोट कर दिया, इतने एक्टर्स ने प्रमोट कर दिया कि दे नो कि व्हाट इज हाँ। बोटॉक्स, व्हाट इज फिलर। तो ये हमारे लिए प्रिपेयर बहुत होके आते हैं। प्रिपेयर होके आते हैं कि उनको ये बहुत ज़्यादा सुनना और नहीं लगता कि बोटॉक्स करा लो, Botox, फिलर करा हाँ। लो। और सेकेंडली, नेगेटिव इस तरह है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, वो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई कि उनको लगता है कि मेरा चेहरा तो एक सेशन में यहाँ से यहाँ हाँ। बदल जाएगा। ओवर तो वो एक्सपेक्टेशंस। हाँ, जैसे AI जनरेटेड पिक्चर्स हो गई, आप फेसबुक खोलोगे तो फेसबुक पे आ जाता है कि आप अपनी पिक्चर डालिए, वी विल जनरेट अ फ्रेश फेस फॉर यू। तो वो सारी चीज़ें रियलिटी में देना कई बार पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल। तो हमें बहुत एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, हमें वो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देना ही जो AI हमें दिखाता है। वो पॉसिबल भी नहीं है, वो मुझे पॉसिबल भी नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगता, और वो सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करती है उसमें। आर्टिफिशियल वाली बात आई गई। यस। एक बात मैं और आपकी बात से निकली है कि जो अब दादी नानी की आपने बात करी, तो स्किन केयर में होम रेमेडीज की बात हम करते हैं, तो
पहले जैसे आपने कहा कि हमारी जनरेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल होती थी, आजकल क्या कुछ ऐसी चीजें जो ऑथेंटिक आप कहें जिनको कि वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूथ को आप कुछ कहना चाहें इस बारे में? मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा उल्टे वे में दूंगी। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि नेचुरल रेमेडीज अच्छी हैं, लेकिन हमेशा हर नेचुरल रेमेडी अच्छी नहीं होती। नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे देखोगे कि वो पिंपल पे कोई जो सेलिब्रिटी तो नहीं मैं कहूँगी, जो आजकल के इन्फ्लुएंसर हैं वो टूथपेस्ट लगा रहे हैं, तो टूथपेस्ट लगाने से आपकी स्किन और डैमेज होती है। ओके। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि वो डायरेक्टली लेमन को लेके स्किन पे ऊपर लगा रहे हैं, तो उससे भी आपकी स्किन का पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है। तो हर चीज जो सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रही है, वो हर नहीं। नुस्खा जो सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रहा है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दादी नानी के जो नुस्खे थे वो डेफिनेटली, मैं अभी भी मुझे याद है कि मेरी मम्मी बेसन के अंदर मलाई मिक्स करके फेस पे लगाती थी, और वो सच में अच्छा है। अभी तक का नुस्खा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बेसन है वो एक तरह का एक्सफोलिएटर है, वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कराता है। और साथ में जो मलाई है वो एक हमारी स्किन को एक नरिशमेंट देती है। जिसकी डेड स्किन है उसके लिए भी मलाई जो आपको नरिशमेंट देगी। तो जो ये बेसन मलाई वाला नुस्खा है, मुझे अभी तक आज की डेट में भी मुझे बहुत पसंद है। आज की डेट में भी मुझे अगर मेरे पास टाइम है तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार मैं ये लगा लेती हूँ। और सेकेंडली एक कुकुम्बर बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुकुम्बर को हम ग्रेट करके अगर उसको हम फेस पे लगाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है। ऐसे ही पपाया है, पपाया को अगर आप ग्रेट करके फेस पे लगाते हो तो ये भी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है, ब्लीचिंग का भी काम करता है। तो ऐसे कुछ नुस्खे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो चल रहे हैं, ऑथेंटिक हैं। मैं बल्कि दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि जो मैडम ने 5 एस की बात करी है उनको अपने जहन में बिठा लें और अपनी लाइफ में उनको इंडल्ज कर लें। बहुत ही काम की चीज़ जो है मैडम ने बताई है। एक मैं चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में बार बार कौनती भी है, मतलब मैं जैसे फेशियल एस्थेटिक्स की अगर बात करता हूँ, पहले हम इसको प्लास्टिक सर्जरी से रिलेट करते थे। क्या डिफरेंस है प्लास्टिक सर्जरी और आपके? देखो, पहले अगर एंटी एजिंग किसी को करना होता था वो सीधा प्लास्टिक सर्जन पे जाता था, और प्लास्टिक सर्जन जो है उनको सर्जरीज बताते हैं। सर्जरी में क्या होता है कि आप अंडर द नाइफ हो, आप हॉस्पिटल में हो, आपका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, आपका डाउन टाइम भी ज़्यादा है, आपको ऑफिस से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में फेशियल एस्थेटिक्स में इतने मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर आ गए हैं जिनका कोई डाउन टाइम नहीं है, जिसमें टाइम नहीं लगता, जो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो प्लास्टिक सर्जरी अगर करानी है किसी को तो उसका भी अपना टाइम पीरियड है कि आपकी जो एजिंग आपने रुकवा ली, अपना आपने सर्जरी करा के आपने फेस लिफ्ट करा दिया, लेकिन उस फेस लिफ्ट का भी तो टाइम है, वो भी तो 5-6 साल ही टिकेगी। फिर उसके बाद आपको फिर से अंडर द नाइफ जाना पड़ेगा। सो हेयर विदाउट गोइंग अंडर द नाइफ, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर विद फ्यू शॉट्स ऑफ इंजेक्शंस, यू गेट सो मेनी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। तो आपके कहने के हिसाब से ये मतलब अगर कोई भी पेशेंट ऑप्ट करता है इसको, ये वाले ट्रीटमेंट्स को, तो वो एक सर्जरी से बच सकता है। डेफिनेटली प्लस डाउन टाइम भी नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आजकल समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी आप सब लोग कहते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कॉस्ट जो ट्रीटमेंट की है आजकल सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन किसी भी ट्रीटमेंट की। तो ये जो आपके फेशियल एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट है कितने कॉस्टली या इकोनॉमिकल, मैं कहूँ आपके हिसाब से इकोनॉमिकल हैं या कॉस्टली हैं? आज की डेट में मैं कहूँगी कि दे आर क्वाइट अफोर्डेबल, बिकॉज हर चीज़ की वैरायटी आ गई है। इतना कंपटीशन हो गया है मार्केट में, इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि वो कहीं ना कहीं अब अफोर्डेबल आता है। पहले जो सिर्फ सेलिब्रिटी सुनते थे वो आजकल रूटीन में भी लोग करवा रहे हैं अपने ऊपर। और डाइट और वर्कआउट का तो आपके हिसाब से काफ़ी रोल है ही है स्किन? 100% रोल है, क्योंकि जो हमारी स्किन दिख रही है वो सिर्फ वो नहीं है कि हम स्किन के ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं। हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का ऑर्गन है, हम क्या खा रहे हैं, हम उसकी कैसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम कितना उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, कितना हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन के ग्लो को इफेक्ट करते हैं। जैसे बॉडी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो भी क्या इसी फील्ड में आता है आपके? यस, डेफिनेटली। बॉडी ऑर्डर में क्या होता है कि आपके सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो बोटॉक्स एक बहुत अच्छी रेमेडी है उस जगह को, जैसे हमारे एक्जिला एरिया में है जहाँ पे हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑर्डर आता है, बहुत से लोग परेशान रहते हैं। यस, तो ये मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। वहाँ पे भी हमारा हैंड्स में, एक्जिला में ये वाले माइनर इंजेक्शंस लगते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी ऑर्डर, क्योंकि स्वेटिंग कम हो जाती है उससे, तो बॉडी ऑर्डर भी कंट्रोल हो जाता है।
मतलब इफेक्टिव है ये आपके डेफिनेटली, स्पेशली इन यूएई, दुबई वाली कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ पे इतना हीट होता है, वहाँ पे तो हाँ, इतनी स्वेटिंग sweating होती बहुत है, होती है। तो वहाँ पे तो ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन है। जैसे बच्चों में आजकल क्या होता है कि हमारे समय से ही ये पिंपल्स एक सर्टेन एज में हो जाना, फिर उनके स्कार्स बन जाना, यस, तो ये जो इसका ट्रीटमेंट है ये कॉस्मेटोलॉजी में आता है कि ये भी आपके फील्ड में जैसे फेशियल एस्थेटिक्स हाँ के बारे में? डेफिनेटली एस्थेटिक्स में हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमें सुंदर बनाती है, जो अच्छा, हमें यूथफुल बनाती है, तो तो आपका काम डेफिनेटली सुंदर बनाना है, यस, तो उसके लिए डेफिनेटली, जो भी रिक्वायरमेंट है आप करते बिल्कुल। हैं, बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, क्या जो ये स्टेरॉइड्स हैं, जैसे खाने के तो स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यस, पर जनरली कई बारी हमने देखा है स्किन के ट्रीटमेंट में काफ़ी जो है प्रिस्क्राइब किए जाते हैं स्टेरॉइड्स। आपने बेटनोवेट सुना होगा, हाँ, हाँ, उसमें भी तो खूब स्टेरॉइड है। घर-घर में होता है। घर घर में वो लोग सालों साल लगाते रहते हैं, क्योंकि वो गोरा बनाती है बेटनोवेट, अच्छा, लेकिन वो जो स्किन को इतना पतला कर देती है कि आप जैसे ही धूप में निकले नहीं तो स्किन में एकदम ब्लूइशनेस आ जाती है, उसमें बहुत टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, जो हमारे पास रिवर्स करना बहुत मुश्किल। मुश्किल काम होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या लगा रहे हैं, कितना डेंजरस मॉलिक्यूल जो स्टेरॉइड है वो सालों साल से लगा रहे हैं, लेकिन अब स्किन इतनी डैमेज हो चुकी है, तो पहले हमें स्किन की रिवर्सल करनी होती है कि स्किन एक बार ठीक हो जाए। स्किन ठीक होगी तभी उसके ऊपर हम कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये बहुत अवेयर होना पड़ता है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है, या कोई मर्करी जैसे प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेड जैसे अच्छा। प्रोडक्ट तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चीज यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट गए, शेल्फ पे से कोई भी एक्सपेंसिव और फैंसी प्रोडक्ट उठाया, या आपको सेल्समैन ने बोला कि मैम ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये आप यूज करके देखिए। सो इट शुड ऑलवेज बी कंसल्टेड फ्रॉम ए डॉक्टर फर्स्ट एंड देन टू बी अप्लाइड। आजकल तो बहुत आ रहा है कि कॉस्मेटिक से स्किन कैंसर हो गया। बिकॉज इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं जो लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए लगाए जा रहे हैं, सालों साल लगाए जा रहे हैं। सो डेफिनेटली हालांकि आज का हमारा टॉपिक तो फेशियल एस्थेटिक्स का ही हमने रखा था, यस, डेंटिस्ट्री की भी जैसे स्किन कैंसर की बात आई, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया कि काफ़ी जगह मैंने सुना है कि सोडियम लोरेल फॉस्फेट ऐसे करके कोई यस, इंग्रेडिएंट होता है है हमारी स्किन को। टूथपेस्ट में भी और काफ़ी चीज़ों में, तो वो हम्म। नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ आप गाइडेंस दें हमें। हाँ, ऐसे आजकल बहुत सेफ टूथपेस्ट आ गए हैं जिसमें ये वाले हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो हमें उन प्रोडक्ट्स को ही यूज करना चाहिए। इसके बारे में मेरे को ये लगता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है कि टूथपेस्ट और ये छोटी छोटी क्रीम्स जो हम फेस पे जनरली लोग लगा लेते हैं कि इनका कितना बड़ा हार्म होने वाला है आगे जाके, ये किसी को नहीं मालूम। राइट, हमारा एक सिस्टम है हमारे पॉडकास्ट का कि हम रैपिड फायर राउंड करते हैं जो भी हमारे मेहमान होते हैं उनके साथ। दर्शकों को आपने एक वर्ड या एक लाइन में समझाना है मेरी जो क्वेरी है उसके बारे में। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको एक वर्ड या एक लाइन में जो आप ब्रीफ में समझा पाए हमारे ऑडियंस को। ठीक है, ठीक है। तो 3 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं स्किन केयर को लेके, उसके बारे में। वो सन केयर नहीं, सन प्रोटेक्शन नहीं यूज करते हैं, शुगर बहुत खाते हैं और वर्कआउट नहीं करते हैं। सो दीज आर द 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स। सब डिजीज में ही है ये, और आप में भी है ये, स्किन वाले फील्ड में भी आप कह रहे हैं। वेरी ट्रू। 3 सुपर फूड्स जो हैं आप हमारे दर्शकों को बताइए जो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छी हैं, स्किन के लिए इनफैक्ट बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले विटामिन सी रिच फूड लाइक आंवला, गावा, ब्रोकली। उसके बाद ओमेगा रिच फूड लाइक फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन। आप कुछ भी खाएं तो उसके ऊपर सीड्स आप डाल सकते हैं। आप कर्ड खा रहे हैं उसके अंदर भी सीड्स डाल सकते हैं। बिल्कुल। और थर्ड जो है हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड स्किन। 3 चीज़ें ऐसी जो डे टू डे लाइफ में हर आदमी को अवॉइड करनी चाहिए अपनी स्किन को बचाने के लिए। सन एक्सपोजर लिमिटेड रहना चाहिए, बाहर निकलना है तो आपको सनस्क्रीन लगा के निकलना है। और सेकंड चीज़, हमें स्ट्रेस से बचना है। मेंटल स्ट्रेस हम जितना दूर रख सकें, अपने आप को मेडिटेट करके, वर्कआउट करके जितना भी स्ट्रेस से दूर रह सकें, दैट इज़ वेरी गुड। और थर्ड चीज़ आई वुड से स्मोकिंग इज़ अ बिगेस्ट एनिमी फॉर आवर स्किन। ओके। सो स्मोकिंग एंड इवन अल्कोहल जनरली इज नॉट गुड। लोग स्मोकिंग को तो अपने स्ट्रेस लंग्स बस्टर बोलते हैं। हाँ, स्ट्रेस और सिर्फ लंग्स से रिलेट करते हैं। हाँ, डिजीज की बात अगर True. मैं करूं, स्ट्रेस बस्टर तो हाँ. लोगों ने अपने लिए बनाया हुआ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। यस, बट स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और वो जो है आपकी स्मोक से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आम धारणा तो बस लंग्स खराब होते हैं, लंग्स खराब होते हैं।
बिल्कुल ठीक। जैसे कि हमने अभी बात करी 3 अच्छे फूड्स की जो स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा 3 वर्स्ट फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए अच्छी स्किन को बचाने के लिए। Definitely, I would say the worst foods are the foods which are rich in high glycemic index, like आपका डेयरी प्रोडक्ट में चीज़ आ गया या फुल क्रीम मिल्क आ गया, वो हमें अवॉइड करना चाहिए या लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा, तो मैदा शुड बी अवॉइडेड, जितना हो सके हमें मैदे से दूर रहना है। एंड थर्ड आई वुड से इज़ द शुगर इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट फॉर आवर स्किन। इट लीड्स टू एजिंग, इट लीड्स टू कोलेजन ब्रेकअप और हर तरह से हमें नुकसान ही पहुंचाती है। शुगर तो हर बीमारी में जिसका हर बीमारी को बढ़ाती है। सबसे पहला जो हर फिजिशियन का, गैस्ट्रो, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, स्किन का तो आपसे भी आज एक्सपीरियंस हो गया हमारे को, शुगर तो बहुत बड़ा कल्प्रिट है मुझे लगता है आज की लाइफ में। यस। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की इस जो डिस्कशन में डॉक्टर साहब ने काफ़ी क्वेरीज़ का आपका जो है हल निकाल दिया है। काफ़ी धारणाएं ऐसी थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि काफ़ी आप जो हैं चीज़ें जो दिमाग में हमारे खटकती हैं वो आपकी दूर हुई होंगी इससे। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया क्या हमारी स्किन के लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा। और डॉक्टर साहब की एक अन्य स्पेशलिटी है वो है डेंटिस्ट्री। तो हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में इनके साथ एक और जो है एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे जिसमें ब्रेसेस और दांतों के अलाइनमेंट के बारे में हम बात करेंगे और दांतों से आपका चेहरा और कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, वो भी एक कला है मैम की, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और इस तरह से अन्य बीमारियों और डॉक्टरों से बात करने के लिए, बीमारियों के बारे में बात करने के लिए, डॉक्टरों से बात करने के लिए या उनके एडवाइजेस सुनने के लिए हमारे चैनल लाइफ टॉक्स विद समीर को आप सब्सक्राइब करें और देखें। और हमारे को आप अपने संदेश भी दे सकते हैं कि हमें किस तरह की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को और बुलाना चाहिए अपने चैनल पे। धन्यवाद। थैंक यू।